Land and water resource status and challenges. Excuse me please. तो थोड़ा शांत रहिए और अपना मोबाइल फोन का बंद मोड में रखिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आपको मोबाइल फोन का बंद करके फ्लाइट मोड में रखिए। तो अभी इम्पोर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं बिफोर लंच। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो जल्दी से हम लंच में जाएंगे। लैंड एंड वाटर, जमीन और पृथ्वी और पानी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अच्छा करें। तो हमारा दो इम्पोर्टेंट स्पीकर अभी इसमें करेंगे। एक तो हमारा संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर चतुर्भुज जी और डॉक्टर श्रीसा अड़मला एक क्लाइमेट चेंज और हमारा संस्थान का रोल्स के बारे में बात करें, और दूसरा है पानी के बारे में थोड़ा बात करें ताकि हम थोड़ा बेसिक आइडिया मिलेगा। तो एक द्वीप के बारे में बात करेंगे तो हमको थोड़ा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ये पानी और जमीन और जलवायु परिवर्तन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर दिनेश कुलकर्णी जी टू टेक द रोल ऑफ चेयरमैन एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। धन्यवाद वीरवर्धन जी, गुरुवर जी। सुबह के उद्घाटन सत्र के बाद में टेक्निकल सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय भूमि से और पानी से जुड़ा उसके बारे में हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। जमीन और पानी ये दोनों भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इनके संयोग से ही पूरा जीवन चलता है। तो उसके संदर्भ में हमारे इस द्वीप में इस प्रकार की इकोसिस्टम उसकी डेवलप हुई है और उसके संदर्भित बातें करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर और उसके साथ में ही जो पशुधन है उस पशुधन के विषयों को लेकर भी हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर एकनाथ चाकोलकर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना इस विषय पर अपना प्रेजेंटेशन हम सब लोगों को दें। धन्यवाद डॉक्टर चाकोलकर। धन्यवाद सर। सबको नमस्कार। हम सुबह से पंचमहाभूतों को कुछ सोच रहे हैं। जब हमने शुरुआत की तो उसमें एक बात आ गई, ये पंचमहाभूतों का अगर ये बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा। अभी पंचमहाभूत में किसी किसी जब बैलेंस होता है तो चीजें ठीक से चलती ही नहीं है। अभी जो विषय हम क्लाइमेट चेंज को बात करने जा रहे हैं, हम हमारा भारतवर्ष अलग अलग इको जोन्स में इकोलॉजी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। जो द्वीप आते हैं, जो ह्यूमिड ये क्षेत्र में आते हैं। मतलब द्वीप अगर देखें मैप में लिस्ट कर रहा हूं, द्वीप हमारे पास दोनों जगह है, पश्चिम तट में भी है, पूर्व तट में भी है। पूर्व तट में हम लोग आते हैं अंडमान निकोबार, इसके पूरा द्वीप समूह आ जाता है। और नीचे क्या देखेंगे तो लक्षद्वीप का जो पश्चिमी भाग में आता है, वहां पे 35 है, यहाँ पे 750 के ऊपर द्वीप है। आप सोचिए द्वीप के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। द्वीप हो या किनारे प्रदेश हो, दुनिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब किसी भी चीज का इफेक्ट पहले उनके ऊपर होता है। क्यों होता है ये इसमें अलग मैं स्लाइड की तो ध्यान नहीं दूंगा, समझिए ना। ये द्वीप इससे सेंसिटिव बोलते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा जल वायु परिवर्तन की जो संभावना होती है। इसका कारण क्या है, अभी क्लाइमेट चेंज में कौन से मुद्दे पकड़े हैं, ग्रीन गैस हाउस तो बोलते हैं, जो गैस अपनी गाड़ियों से निकल रहा है या एसी से निकल रहा है, या पश्चिमी देश जैसा हमारे ग्लास हाउसेस बनाते हैं, उसके जो वायु निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, ये चीजें सब वातावरण बदलाव आती है। क्या बदलाव आती है, टेम्परेचर वेरिएशन में ज्यादा रोल भी होता है। दूसरा है एवरेज टेम्परेचर दुनिया में बदलते जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है
हमारे ग्लोब में, हमारे पृथ्वी पर 80% पानी ही है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो पहले सबसे अफेक्ट होगा पानी, वो गर्म हो जाएगा। हमको तो सर्कल तो पूरा पता है बारिश का, समुद्र का पानी गर्म से गर्म होकर ऊपर भाप बन के जाता है, फिर उसके बाद बनते फिर पानी आता है, ये सब सर्कल से डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब सोचते हैं कि देखना पड़ेगा कि जब मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, पानी का स्तर बढ़ना, समुद्र का पानी गर्म होना, इसमें होता क्या है, हमें खाली पानी जमीन ये चीजें दिख रही है कि इसके साथ पूरा जो इकोसिस्टम बोलते हैं, पूरा बायोलॉजिकल सर्कल है, ये भी डिस्टर्ब होते जाता है। जैसा आपने द्वीपों में और किनारे प्रदेश में देखा कि पानी हमसे बहुत नजदीक होता है, तो उसका इफेक्ट जल्दी हमको मिलेगा। अगर जमीन का ह्रास होना है या जो बोलते हैं जमीन का डिग्रेडेशन होना है, वो भी पहले वहां का होगा। जैसा आपने सुनामी के बाद भी देखा, आपने भी देखा 6000 करीब हेक्टर जमीन हमारे पानी के नीचे चली गई जब सुनामी हो गई। उसी तरह अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ेगा, जैसा मैंने बता दिया कि आने वाले 21वां शतक हमारे खत्म हो जाएगा 2100 तक, तो करीब करीब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। अभी हर साल 0.02 डिग्री बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से बोले 2 डिग्री समुद्र का पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। जब समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप जमीन अंदर चली जाएगी, जमीन अंदर जाएगी, उसके पास नमकीन पानी अंदर आ जाएगा, फिर जमीन की उपज होगा कम हो जाएगी। ये सब एक के साथ एक प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? सीरियस जिम्मेदार हम लोग भी, हम लोग भी बैलेंस करें। आप बताइए, मुझे लगता है आप सबने देखा होगा जब हमारा कोविड शुरू होता, कोविड के बाद में ओजोन का रीजनरेशन हो गया था। अभी हम बोलते हैं ओजोन लेयर इतना डैमेज हो गया था कि अल्ट्रावायलेट रेज का हमारे ऊपर ज्यादा असर होने लगा। लेकिन कोविड के दरमियान अगर तुम देखा होगा, तुमने बोले बहुत सारा हीलिंग हो गया, जो डैमेज हो गया था ओजोन का लेयर ऊपर का, तो फिर हमारा अल्ट्रावायलेट रेज का आना थोड़ा कम हो गया। ये हमको बचाना है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो शील्ड जैसा काम करता है, कवरेज जैसा काम करता है। उस टाइम क्यों सील हो गया, उस टाइम कैसे उसका सीलिंग हो गया, हीलिंग हो गया? रीजन ये की था, दुनिया भर के पूरे व्हीकल्स बंद थे, बिजली का प्रॉब्लम था, हम लोगों का आवागमन भी कम हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप अपने देखा दूसरे कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि बड़े बड़े शहरों में मेन रोड्स पे टाइगर, पीकॉक के आना शुरू हो गया था। वो जगह बंदरों ने हाथ लिया था, वो अपने स्विमिंग पूल में, मतलब उनको डिस्टर्ब, मतलब प्रकृति का जो डिस्टर्ब करते थे वो पूरा बंद हो गया था। और हमने देखा कि नेचुरली वो अपने पूर्ण स्थिति पर आ रही थी प्रकृति। मतलब ये जो भी जलवायु परिवर्तन या हो रहा है उसके जिम्मेदार खाली चंद्रों की। दूसरा उदाहरण तो बताओ, दिल्ली में हर साल एक चीज एक्सपीरियंस करते देखते होंगे, पराली जलाई गई, पंजाब में पराली जलाते हैं, स्टम्प जलाते हैं, फिर उसका धुआं दिल्ली में आता है, पोल्यूशन लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ये सब हम सुनते हैं। लेकिन जब उसका एनालिसिस कर दिया गया था, एक बात ध्यान में आ गई कि पराली जलाने से ज्यादा 16% प्रॉफिट हो, बचे वाला 84%, 84% जो था, इट वाज ड्यू टू ओनली व्हीकल्स एंड एसी। हम लोग बाय डिफॉल्ट जैसे व्हीकल बैठते पहले खिड़की बंद करके एसी चालू करते हैं। हम तो खुद ठंडक लेते हैं कि बाहर इतनी सारी गर्मी छोड़ते हैं कि बाहर क्या हवा गर्म हो जाएगी, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड सब छोड़ेंगे, हवा गर्म करेंगे, तो नेचुरली पूरे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब पूरे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप पानी के स्तर में बदलाव आ जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर ऋतु चक्र में बदलाव होगा। जैसे तो रेनफॉल का मैप जो था निकला, आपने देखा ना, हम बोलते हैं कि बारिश कम हो गई या बारिश बढ़ गई। अगर हम ठीक से देखेंगे तो बारिश में कम ज्यादा आया नहीं, बारिश का पैटर्न चेंज हो गया। आप देखेंगे लगभग गोवा में भी देखा, मैंने यहाँ पे देखा, जो एवरेज रेनफॉल है उतना ही है, लेकिन उसका पैटर्न बदल गया। हो सकता है 2 दिन में एक ही बार 200 mm बारिश हो जाती है, फिर आगे का सूखा आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फिर किसान। क्यों? जब रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है तो उसका क्रॉपिंग पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए हम जो छोटी चीज समझते हैं, जलवायु परिवर्तन, तापमान में बढ़ोतरी, ये चीजें ये देख लीजिए ग्राफ में अगर देखेंगे ना तो पूरा जो रंग पूरा जो बारिश है ये क्या भविष्य या अवसर वो सेम ही है, लेकिन ग्राफ में देखिए जो यूनिफॉर्म होना चाहिए वो नहीं है। बारिश से पहले बारिश के बाद में तो मतलब पूरे साल का बारिश उतना मिलता है, पानी तो उतना मिलता है, लेकिन जिस तरीके से हम डेली मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलता है। जो जिसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते वो नहीं होता है। ये सब किसके लक्षण है? जो जलवायु के लक्षण है। अभी इसके साथ हम जो बोलते हैं ना पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में एक सिस्टम ऐसी बनी है बायोलॉजिकल, पूरे बैक्टीरिया आते हैं, वनस्पति आती है, प्राणी आते हैं, हमारी क्रॉपिंग सिस्टम आती है, सॉइल आती है, सॉइल के माइक्रोब्स आते हैं, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है, उनके अपने टाइप होता है। अगर एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और इकोसिस्टम जो बोलते हैं वो हमको सर्विसेज देती है जिसका हम इवैल्यूएशन नहीं करते। जीडीपी के में बताया इकोसिस्टम सर्विसेज का मूल्यांकन कभी भी नहीं करते। अगर असली में किसी चीज के इकोसिस्टम में कितना भी आप कैलकुलेट करेंगे, जो पैसे हम कैलकुलेट नहीं करते वो करोड़ों में आ जाता है। बहुत लोगों ने इनके बारे में स्टडी भी की है। अगर इकोसिस्टम सर्विसेज देखेंगे, जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, कोरल रीफ डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है। क्या होता है? वही एक सिस्टम है जहां पे माइक्रोब्स और फिशेज और जलचर उनकी पूरी प्रजोत्पादन वहां से होती है। जब वहां डिस्टर्ब हो जाएंगे तो समुद्र का जो दूसरा मिलने वाला आपका फिशरी का जो रिसोर्स है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उसका अगर कैलकुलेशन करें तो इकोसिस्टम सर्विस इतनी ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सोचते हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, अलग अलग इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है, वो हमको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोक सकते हैं? देखिए अभी अंडमान के बारे में जो बात कहा जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, इतने सारे जलचर या जीव पशु पक्षी यहाँ पे लोकल के हैं। अगर ये डायवर्सिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ा हमारा इकोसिस्टम लॉस हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे कोरल रीफ का अलग इकोसिस्टम है, सी ग्रासेस है, सी वीड्स है, ये सब संपदा है, ये अपना उनका एक सिस्टम है। अगर एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये दूसरी सिस्टम है, सी ग्रासेस है, जिससे हम एंजाइम निकालते हैं, फाइबर भी निकल सकते हैं, बहुत सारे मतलब सबसे ज्यादा अगर रिसोर्सफुल होगा तो हमारा द्वीप समूह है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। जो हमारे इंडिया में 3 बायोडायवर्सिटी होती है, उसके सबसे हॉटस्पॉट डायवर्सिटी का देखा जाए तो अंडमान निकोबार आता है। ये देखिए हमने जो सब्जी की या अलग अलग क्रॉप्स की बायोडायवर्सिटी जो और कहीं इतनी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट ये सब्जियों की फलों की है। चलिए बहुत सारी होशी में हमने देखा ना, सुबह हम विजिट में गए थे किसानों के साथ, यहाँ से ऑलरेडी हमने 6 करीब करीब पशुओं के अलग अलग नस्ल निकाल दी। ये कहाँ से आ गए? ये जो पशु है, मछली है, यहाँ के वातावरण को सूट हो गई है। सैकड़ों साल हजारों साल उनको उन्होंने अपने को ढल लिया है ये वातावरण। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो यहाँ की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे यहाँ पे टेरेसा बोट है या निकोबारी फाउल है, उतना अच्छा दूसरा फाउल या दूसरा बोट यहाँ नहीं है, क्योंकि इसने अपने खुद को पिछले 2-4 साल से 2-4 से ढल लिया है। दे हैव बीन वेल अडॉप्टेड फॉर दिस कंडीशंस। जैसे इसने आपको 2 ही फोटो दिखाया है, पिग की भी जाती है, डक्स है, यहाँ के जो लोकल के जो है उनको हम लोकल क्यों बोलते हैं कि वो यहाँ के वातावरण को उन्होंने अपनी खुद को ढल लिया है, खुद को उसके हिसाब से बना लिया है। अगर वो वातावरण चेंज थोड़ा बहुत हो जाए तो वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यॉर्कशायर का पिग लाएंगे या एचएफ की गाय लाएंगे वो यहाँ के लिए बनी नहीं है, वो ठंडा प्रदेश की है, ठंडे प्रदेश की, तो यहाँ पे वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमको अगर जलवायु परिवर्तन में हमको खुद को सस्टेन करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ की जो संपदा है, यहाँ जो बायोडायवर्सिटी उसको कॉन्जर्व करना पड़ेगा। उसी तरह से मैंग्रोव, अब मैंग्रोव सिंपली ट्री की तरफ देखते हैं, लेकिन मैंग्रोव अगर देखेंगे ट्राइबल के लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। मैंग्रोव की दूसरी सिस्टम है जहाँ पे पूरा ब्रीडिंग हो जाता है, विशेषकर वहां पे सबसे ज्यादा अगर बायोडायवर्सिटी मान लीजिए मैंग्रोव को मानी जाती है। दूसरी तरफ मैंग्रोव एक ही शील्ड है जो प्रोटेक्शन है हमारा
सुनामी जैसे चीजों से हमको प्रोटेक्शन दे देता है द्वीपों को। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरा पूरा आइलैंड डेंजर में है। खाली जो दिखने वाले पौधे या पक्षी नहीं, जो बैक्टीरिया है फंजा है वो भी यहाँ के लिए स्पेसिफिक है। इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कुछ कुछ बैक्टीरिया से अपने पास में रेगुलर समथिंग करे फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, तो क्या करते हैं, आपके पास फास्फोरस नहीं है लेकिन अगर ये बैक्टीरिया रहेंगे तो आपके जमीन में हवा से जो मिलने वाली चीजें वो अवेलेबल करने के लिए हेल्प करते हैं आप लोगों को। तो इसकी डायवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा सब चीजों के लिए, फिर आगे चलिए हमारे को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। जैसे जानवर के बारे में बोल रहा था ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उनको खुद के लिए पानी ज्यादा देने को लगेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने में पानी में पैसा पानी ज्यादा लगेगा, कहां से लगेगा जब बारिश कम हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर हमें, और नेक्स्ट ईयर तो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि हमारा जो सिस्टम है पूरा फार्मिंग का, जैसा एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम बोलते हैं कि हमको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, जानवर के बारे में सोचना पड़ेगा और एनवायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। सॉइल में डालने के लिए लेवल से जैसे चीजें चाहिए, पक्षी को खिलाने के, गाय को खिलाने के लिए फॉरेस्ट्री के चीज भी चाहिए, और हमारे खुद के लिए स्पाइसेस जैसे कोकोनट से चीज भी चाहिए। ये सबका कॉम्बिनेशन बैलेंस में जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट तो फिर वही बात आ गई कि लोकेशन स्पेसिफिक। हम हमेशा बोल रहे हैं कि हमको सामूहिक या इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच जो बोलते हैं वो रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच में खाली बहुत सारे कंपोनेंट ऐसी चीज नहीं है, एक दूसरे कंपोनेंट को सपोर्ट करने वाले सिस्टमों को बनानी पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ के हिसाब से हम समझेंगे, समझो स्लोप लाइन हम कर रहे हैं, कोकोनट है हमारा मेन क्रॉप, हम समझते हैं कोकोनट। इसका हमको देखना पड़ेगा कि कोकोनट और जमीन के बीच में जो स्पेस बची है, जो आकाश है, जो फिर दूसरा फूल बोलते हैं महाफूल, उसका यूज हम कैसा करें। हमें ऐसी कुछ मसालों की चीजें वहां लगानी, जैसे जायफल है या सिनेमन है, उतने ही जो जितना प्रकाश बचता है वो प्रकाश, वो हवा, इनका यूज करके और फिर उनकी रूट सिस्टम ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कोकोनट की रूट सिस्टम ऊपर रहेगी, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो डीप में भी जाके वहां का न्यूट्रिएंट ले सके। हमको जमीन के अंदर का, जमीन के ऊपर का पूरा भाग मैक्सिमम कैसे यूज कर सके, और एक दूसरे को कंपेटेबल कैसे रहेंगे, उनकी कंपेटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो उसमें भी हमको फिर मॉडल का भी सोचना पड़ेगा, स्पाइसेस का सोचना पड़ेगा, हमको फिर फ्रूट्स का सोचना पड़ेगा, सब्जी का सोचना पड़ेगा, और मॉडल ऐसा डेवलप करना पड़ेगा वो लोकेशन से, जो जहां किसान है उसके पास जो है उसी चीजों से बस थोड़े एक दो कंपोनेंट ऐड करके, जिसको फॉर्टिफिकेशन बोलते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसके हिसाब से हमको अलग अलग मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। अब वो मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि किसान को हर साल कुछ आमदनी मिलनी चाहिए। जैसे हम बोलते 2 बार अगर नारियल निकालेगा तो 6 महीने के बाद उसको पैसा मिलेगा। दूसरा हमको सिस्टम चाहिए कि साल में एक बार हार्वेस्ट हो जाएगा मसाला। तीसरा सिस्टम हमको रहना पड़ेगा 3-4 महीने बाद कुछ मिल जाए, 15 दिन के बाद कुछ मिल जाए, और कुछ ना कुछ डेली भी मिल जाए, तब जाके वो सस्टेन हो सकता है। अगर डेली मिल रहा है तो उसको हमको एक ही चीज का काम करेगा, वो लाइफस्टाइल। अगर मुर्गी रखेगा 1 डजन के अंडे मिलेंगे तो हो सकता है 100-200 रुपए मिलेंगे। 2 महीने के बाद 2-4 बनाने के बच्चे निकालेगा, कम से कम 4-5 हजार मिलेगा। अगर वो बकरी रखता है, जैसे हमसे भी बोल रहे थे, एटीएम सा काम करता है, कुछ जरूरतमंद पड़ गया, एक बकरी बेच 10-12 हजार रुपए मिलेगा, और साल के एंड में बहुत सारा उसका मसाला माइलेज बेच के जो रेगुलर उसका इनकम मिलेगा। तो जब ऐसे स्ट्रैटेजी लेके हम जाएंगे, और फिर जब हम इसको फार्मिंग अप्रोच बोल रहे हैं, जो वहां पे निकलेगा, जो बाय प्रोडक्ट्स रहेगा, जो पत्ते हो गए या जो बचा वाला चीज है, वो फिर उसमें इम्प्लॉयमेंट पैसा होगा जमीन, ताकि जमीन में मिनिमम बाद में दूसरा इनपुट डाल के आपको नौबत आ जाए। उसके साथ जो आप जानवर रख रहे हैं, जो भी हो, अपना पोल्ट्री हो, गोट हो, उनके लिए अगर कुछ प्रावधान अंदर किया जाए तो उसके लिए आपको इनपुट बाहर से डाल के ना नौबत हो, तो कम से कम उनका खर्चा कम जाए। तो आखिर में आपको ये सोचना है कि हमारी लागत कम हो और इनकम डिस्टर्ब ना हो। तो जब लागत कम होती है तो आपका इसका प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। और फिर आखिर में अगर आते हैं कि जलवायु परिवर्तन की कंडीशन में, तो हमको ऐसी वैरायटीज देखनी पड़ेगी जो वहां के वातावरण को सूट करती है। फिर आ गया लोकल की बात।
जैसा अंडमान में हमको ट्यूबर क्रॉप पर जाना पड़ेगा, यहाँ के लोकल कुछ जैसे ऐसे से हमारे बता रहे थे पीके साहब, कुछ प्रोजेक्ट है ऐसे जो 5 से 6 महीने तक को समय लग सकता है, जहाँ पानी हमेशा स्टैग्नेट रहता है, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वर्क लगानी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन हम सब समझिए, समझो एक ड्रॉट आ रहा है बीच में, हमको ड्रॉट टॉलरेंट वर्क लगानी पड़ेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर बारिश का फिर अगर चेंज हो गया पैटर्न तो शॉर्ट ड्यूरेशन लाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमको चयन करना पड़ेगा वैरायटी का, वो हमें स्ट्रेटेजी हमको देखना पड़ेगा। जो जानवर यहाँ पे आते हैं उनको रखेंगे तो कम से कम उनकी बीमारियां कम आ जाएगी। जो यहाँ वो जो जानवर खुद को ऐसा डेवलप उन्होंने किया कि यहाँ का जो मिलता है बाय प्रोडक्ट्स वो खा के जिंदा रह सकते हैं। यहाँ चाय रखेंगे, एचएफ गाय रखेंगे तो उनको उनका हिसाब से मैनेजमेंट देना पड़ेगा। उस मैनेजमेंट में हमारा लोकल का और अच्छा काम करेगा, तो हमको लोकल वैरायटी देखनी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको वैरायटीज, टेक्नोलॉजिकल पैकेज और वैल्यूएशन ये चीजें करनी पड़ेगी। जब तक हम किसान की आय बढ़ने के लिए थोड़ा सा सेकेंडरी एग्रीकल्चर तरफ नहीं जाएंगे, क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं करेंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज नहीं लाएंगे, तब तक एक क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हम सही नहीं पाएंगे। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ये करते हुए हमको भी थोड़ा सा खुद का भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्लाइमेट चेंज में हमारी तरफ से थोड़ा सा हाथ बार लगाए, कम से कम एसी यूज कर लीजिए, वो से उसमें नेचुरल लाइट यूज कर लीजिए, बिजली खुद की सोलर की करने का प्रयास कर लीजिए, सोलर लैंप लगा लीजिए। पानी का संचय हम लोग बोलते हैं ना, वाटर मैनेजमेंट हमारे लेवल पे हमको करना पड़ेगा, ताकि जो फिर जो इंडिफरेंट पैटर्न ऑफ द रेन इमरजेंसी इरिगेशन में पानी मिलेगा, ये सब अगर स्ट्रैटेजी हम करेंगे तो मुझे लगता है ये सब चीजें के ऊपर हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाकुर जी, आपने बहुत ही संक्षेप में मगर फिर भी एक विस्तृत इस प्रकार का कैनवास हमारे सामने खड़ा किया पूरे अंडमान निकोबार के आइलैंड विषय को लेकर। तो ध्यान में तो आता है कि हमारे यहाँ काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है और इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हुए उनको अपना किसानों का इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है इसकी भी बात इसमें आई। अभी अगले इस दृष्टि से जो अगला विषय है क्लाइमेट चेंज और अपनी द्वीपीय इकोसिस्टम इस संदर्भित बात करने के लिए खास करके जो जल संसाधन है उस जल संसाधनों का किस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए अपना विषय रखने के लिए डॉक्टर श्री शैला शिरीषा जी आएंगे और अपना विषय यहाँ रखेंगे। आगे शिरीषा जी। सबको हमारे तरफ से नमस्कार है। आज हम बात करेंगे थोड़ा वाटर रिसोर्सेज के स्टेटस और हमारा आने वाले टाइम में उसका क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल प्रेजेंटेशन करके इसमें थोड़ा डाटा भी है। हम किसान लोगों से विनती करते हैं कि थोड़ा सावधान से सुनिए और इससे कुछ सीखिए और आपका जो व्यूज है हमसे भी शेयर कीजिए। पहले सुबह से हम पंचमहाभूत के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो स्पीकर्स बहुत कुछ इसके बारे में बताया, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। एक जो मतलब कुछ मिस हुआ है उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। ये पंचमहाभूत में जल जो है वो उसका विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है और जो भी महाभूत है उसका कुछ गुण रहता है और उस गुण को देखा जा सकता है जैसे रसा, रूप, शब्द, स्पर्श। और उसमें ना जल एक ऐसा भूता है, इसमें 4 गुना है और जल के बाद पृथ्वी जो है उसमें 5 गुना है। पृथ्वी को जो गांधा जो होता है मतलब वो टेस्ट भी ऐड हो जाता है। जैसे जल रहता है तो उसका हम टेस्ट कर सकते हैं,
उसका जल का बहुत अलग अलग फॉर्म रहता है, जैसे आइस में रहता है, पानी में रहता है, नहीं तो आकाश में भी जल बाष्पीभवन के रूप में रहता है। ऐसे ही मतलब इसका शब्द भी आता है, जैसे बहते हुए नदी या कुछ स्ट्रीम रहेगा तो हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं जल से, और टच भी कर सकते हैं जल को। इसी तरह जल का कुछ फंक्शन तो रहता है, क्वालिटीज रहता है, वो ज्यादा हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जल का जो स्टेटस है वो पंच महाभूत के माध्यम से देखेंगे। पहला जो है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी को हम जैसे अंडमान निकोबार एरिया का एरिया मतलब लैंड एरिया के हिसाब से देखेंगे। यहाँ बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया है, मगर उसमें जैसे 87% वो पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है, और जो 13% है वो हमारे लिए अवेलेबल है, और उसमें भी बहुत सारा क्लासेस आता है, जैसे पानी भी उसी में रहता है, हम जो रहते हैं वो फिल्टर एरिया भी उसी में आता है, एग्रीकल्चर भी उसी में करना है, और कुछ कुछ बैरन लैंड में रहता है, उसको हम छोड़ देता है, और कुछ कुछ जैसे इनंडेटेड एरियाज, वाटर लेवल एरियाज भी रहता है, माइनिंग एक्टिविटीज भी होता है। ये सब वो जो 13% एरिया में ही आता है। और अभी हम देखेंगे पानी, पानी को हम रेनफॉल के माध्यम से देखेंगे। जैसे अंडमान में बहुत सारा रेनफॉल होता है, 3000 mm। जैसे ये जो 3000 मिलीमीटर का ये बारिश अगर हम इंडिया का बारिश से कंपेयर करने से ये डबल से ज्यादा है। फिर भी हमें ना पानी का प्रॉब्लम होता है, जैसे समर के सीजन में। यहाँ समर का सीजन हम बोलते हैं जनवरी टू अप्रैल, और ये किस लिए होता है हम आगे वाले स्लाइड्स में देख लेंगे। नेक्स्ट अभी को हम टेम्परेचर पे देखते हैं। जैसे ना यहाँ अंडमान में टेम्परेचर अच्छा है और सनशाइन आवर्स में स्ट्रॉन्ग है, और उसके वजह से क्या होता है, जैसे फोर्थ वाला भूत आता है वो है स्पेस, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आकाश में क्या दिखता है, जैसे हमें ना क्लाउड्स दिखता है। क्लाउड्स क्या है, जैसे हमारा जो दिघी या तालाब जो भी है वाटर बॉडी से, उससे पानी जो ये अग्नि के माध्यम से, जैसे टेम्परेचर के माध्यम से ऊपर जाके रहता है, उसी को क्लाउड्स बोलते हैं। तो ये वाला उसमें आ जाता है। और लास्ट वाला है एयर, जैसे हवा। अंडमान में हवा का तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको है ना माइल्ड हवा बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो अंडमान का मैप देख लेंगे ना, पूरा अंडमान में 800 के ज्यादा आइलैंड थे, मगर 800 में 572 आइलैंड थे, वो मतलब सेंसस में आया है। और ये 572 में कितने आइलैंड में लोग रहते हैं, सिर्फ 31 में लोग रहते हैं। और ये पॉपुलेशन में हम 3,80,000 तो पुराना वाला सेंसस था, 31 में हमने वेरीफाई किया है। और हमारा पॉपुलेशन भी 3,80,000 रहता था पिछले वाला सेंसस। अभी जो नया सेंसस हुआ है वो बाहर नहीं आया है, मतलब एस्टिमेशन पता है हम ऑलरेडी 4,20,000 से ऊपर पॉपुलेशन रीच हो गया। ये यहाँ जो रहने वाला है, और बाहर से जो टूरिज्म नाम से जो आता है वो इससे ज्यादा है। और इसमें है ना, जैसे है ना ऐसे 16 आइलैंड को जो है उसमें पॉपुलेशन लेस देन 1000 है। और मेन जो वाटर का क्राइसिस जो होता है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, स्पेशली साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान एरिया में, वेयर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। हम अब भी देखेंगे पॉपुलेशन का और पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का ट्रेंड। ये तो हर कंट्री में, हर प्लेस में यही ट्रेंड चलता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी तो डिक्रीज होता है। पर कैपिटा में हमारे लिए कितना पानी अवेलेबल है, जैसे इसमें देख सकते हैं। अभी इंडिया में देखने से प्रेजेंटली 1400 मीटर क्यूब ऑफ वाटर अवेलेबल है पर कैपिटा के लिए, मगर जैसे अंडमान में देखेंगे तो 8,000 फिगर में तो इतना ज्यादा पानी दिख रहा है, मगर हम रियल में पानी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये जो इंडिया का पानी का फिगर ये कैलकुलेट किया जाता है वो रिवर बेसिन से किया जाता है। मतलब इंडिया में मेजर, मीडियम, माइनर रिवर से उसमें जितना पानी सेव होता है वो बेसिन का स्टोरेज होता है।
उसके हिसाब से ये फिगर कैलकुलेट किया जाता है। मगर अंडमान में तो हमारे लिए रिवर्स काम है, छोटा मोटा नाला तो रिवर्स नहीं है, इसलिए अंडमान का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं बारिश से। और हमें तो बहुत सारा बारिश है, इसलिए हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखता है, मगर असल में उतना नहीं है। अभी क्लाइमेट के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये जो यहाँ है ना, ये हम 7 स्टेशन दिखाया, पोर्ट ब्लेयर, कार्निकोबार, मायाबंदर, लॉन्ग आइलैंड, नानकोरी, ये जो 7 लोकेशन की दिखाए, मतलब ये स्टेशन जो यहाँ आईएमडी से रेंजर स्टेशन इंस्टॉल हुआ है और 17 साल से वहां रेनफॉल डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम कुछ कंक्लूजन देने के लिए हमें 30 साल का डाटा बचे, तो हमारे पास 70 इयर्स का डाटा है, तो हम अभी बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो इसमें अगर हम बारिश का देखेंगे तो 3000 mm ऑफ रेनफॉल में, जैसे समर का देख लीजिए, यहाँ समर मानेंगे हम, इसको डिफरेंट सीजन वाइज हमने डिवाइड किया है, जैसे मानसून के पहले, मानसून के बाद और समर को हमने अलग किया है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये तो टिपिकल समर है, इसमें बारिश मतलब बारिश का जो दिन है 5 से कम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है लगभग सारा साल में। मगर एक दो साल ऐसा आता है उसमें बारिश होता है, उसको एक्सेप्शनल लगता है। तो ये जो समर में है ना, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये है पोर्ट ब्लेयर, हम जहाँ रहने वाला है। पोर्ट ब्लेयर क्यों हम बोल रहे हैं, पूरा अंडमान का पॉपुलेशन में 55% पॉपुलेशन यूज इन पोर्ट ब्लेयर। तो यही ये प्लेस है, यहाँ पानी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पहला पीने के लिए प्रॉब्लम, बाद में एग्रीकल्चर के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, फिशरीज के लिए, जो भी है, टूरिज्म भी यही इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता है। जो लोग टूरिस्ट आता है इसी एरिया में रहता है, अकोमोडेशन वगैरह यही होता है, यहीं से जाता है, तो इसी एरिया में पानी का ज्यादा जरूरत पड़ता है। मगर क्लाइमेट क्या बता रहे हैं, क्लाइमेट बता रहे हैं यहाँ समर में 100 से कम रेनफॉल मिलता है। जैसे 3000 रेनफॉल में समर में 100 से कम मिलने से हम कैसे उसको स्टोरेज करना है, इसका मतलब है समर का जो रेनफॉल होता है उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, हम डिपेंडेंट होना है जो बारिश का मौसम होता है उसमें डिपेंडेंट होना है। उस बारिश को सेव करने के लिए हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ता है, ऑगमेंटेशन करना पड़ता है। और ये जो है, पहले तो बारिश कम होता है और ऊपर से ये बाष्पीभवन प्रक्रिया होता है। बाष्पीभवन प्रक्रिया मतलब जो आपका तालाब, ये जो भी वाटर बॉडी से वहां से पानी हीट की वजह से आकाश में चला जाता है। और इसमें है ना, समर में आप यहाँ देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये जो ऑरेंज कलर वाला है रेनफॉल और आपका ग्रीन कलर वाला है इवेपोरेशन, बाष्पीभवन। देखिए रेनफॉल कम है और बाष्पीभवन ज्यादा है, इसका मतलब है आप तालाब में जितना पानी स्टोर करके रखेंगे मौसम के एंड पे, और उसमें 50 से ज्यादा परसेंटेज और बाष्पीभवन में चला जाता है, वो तो लास्ट है। तो इसीलिए समर में और वाटर का क्राइसिस बढ़ जाता है। ये भी एक रेनफॉल वेरिएशन और डिविएशन है, कैसे रेनफॉल का वेरिएशन होता है ईयर बाय ईयर, इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे है ना, ये 40 इयर्स का डाटा है, एक 40 इयर्स का डाटा में ऐसा है कि 10 साल का रेनफॉल देखने से वो 2000 से कम है। आप पूछ सकते हैं मैडम अभी तो आप बोल रहे हैं 3000 mm करके, अभी 2000 कैसे हो गया? क्योंकि हम जितना अंदर जाके एनालिसिस करता है ना, हमें एक्चुअल फिगर पता चलता है। जैसे 3000 mm वाला रेनफॉल अभी 2000 हो गया, तो हम जो हमारा प्लानिंग जो करता है 3000 के हिसाब से करते हैं, 3000 का mm तो मिल जाएगा, समर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अभी ऐसा है 40 इयर्स में 10 टाइम ऐसे हो गया, मतलब एवरी 4-5 साल में ऐसे सिचुएशन आने का चांसेस है। तो तब क्या करेंगे? इसलिए हम जो स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं तब ऐसे ड्राई ईयर्स जहाँ रेनफॉल कम होता है वो भी एक कंसिडर करना पड़ता है। और जैसे सबको पता है अंडमान में क्या क्या पानी का सोर्सेस है, पहले तो कोई भी बोल सकता है रेन वाटर, और रेन वाटर को कैसे मतलब रोका जा सकते हैं। जैसे बारिश का पानी जो बहती जाती है नाला के रूप में, उसमें हम क्या छोटा मोटा बांधी बनाते हैं और बांधी के बगल में डिग्गी बनाते हैं और हमारा जो खेती बाड़ी करते हैं, ये एक तरीका है। और आपका खुद का काम मतलब खेती होगा तो आप क्या कर सकते हैं,
बारिश को रोकने के लिए आपके पास जरूर एक तालाब होगा और घर में पानी पीने के लिए आप एक कुआं बनाएंगे। तो ये सब है अंडमान में मेजर पानी का सोर्सेस है। और ये जो कुआं के बारे में हमने बात किया है, जिस प्लेस में चाहिए उस प्लेस में हम कुआं नहीं बना सकते, क्योंकि अंडमान का जो जियोलॉजी भूगर्भ ऐसा है कि बहुत ज्यादा सेडिमेंटरी रॉक्स का मतलब है सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें है ना जैसे फ्रैक्चर वगैरह नहीं रहता है, जैसे ऊपर से जो पानी के नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है, जब नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है तो वो कैसे वहां रहता है, कैसे वो ग्राउंड वाटर को मतलब भूगर्भ जल को बढ़ाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम है अंडमान में, इसलिए हम ग्राउंड वाटर में जो भूगर्भ जल में ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकता है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन है एक बारिश का पानी को सेव करना। ये कुछ कितना हमारे पास पानी का सोर्सेस है ये सब बताया गया है नंबर वाइज। जैसे हमारे पास पानी का सोर्सेस स्प्रिंग्स, नाला और टिकी, जैसे बोरवेल भी कुछ है कुछ प्लेसेस में, जैसे भूगर्भ जल अच्छा है, जैसे शहीद भी और नीला हावड़ा बोरवेल का भी कुछ दिख रहा है एरिया में ग्राउंड वाटर का अच्छा है, उसमें ये वेल बनाया गया है। और ये जो मेजर ड्रेनेज नेटवर्क, जैसे हमने बताया अंडमान में रिवर्स बहुत कम है, हमारे पास दो एक मतलब रिवर्स है, उसको रिवर्स भी नहीं बोल सकते, जैसे रिवर्स मतलब बहुत बड़ा वाटर बॉडी है और उसके बाद जो स्ट्रीम आता है उसके बाद नाला आता है, हम तो नाला ही बोल सकते हैं। एक तो दनियारी है, इससे हमारे पास मतलब बोरवेल सारा अर्बन एरिया में पानी का मैक्सिमम सप्लाई होता है। एक कालपंग है नागपुर मिर्जापुर में, आप सबको तो पता है कालपंग नदी में हमने क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, वो मैक्सिमम उसी के लिए यूज होता है। और एक निकोबार में ये एक दलंतिया रिवर है, मगर वो निकोबार में ही है, वहां का पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इतना नहीं है, इसलिए इसका पानी भी हम यहाँ अर्बन एरिया में यूज नहीं कर सकते। एक ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जोन, अगर आपका एरिया में कुआं खोलना है तो हम ऐसे नहीं खोल सकते, जैसे हमने बोला है बहुत सारा अंडमान का सेडिमेंटरी रॉक साइट है, तो उसके लिए ये पोटेंशियल जोन मैपिंग बनाया गया है एनआरएससी ने, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, वो लोग यहाँ आके बहुत सारा सर्वे करके बहुत सारा एनालिसिस करके ये मैपिंग बनाया। ये जो एरिया है हमारा गारा चरमा यहाँ जो आता है ये गारा चरमा है, अभी हम जहाँ है इस एरिया, इसमें ये क्या ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर में दिया गया है 200 to 400 लीटर पर मिनट ऑफ पानी आने का चांसेस है, मगर वो भी सब जगह में नहीं आता है, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो डिटेल मैप करने से पता चल जाएगा। जैसे है बहुत सारा हिल टाइप नहीं होना चाहिए, वैली टाइप होना चाहिए, तभी थोड़ा मतलब ग्राउंड वाटर रहने का चांसेस है। और वहाँ का और उसका सराउंडिंग एरियाज में जैसे है ना पत्थर नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज ऐसे देखना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है और ये सबसे मतलब बहुत पुराना नॉलेज है, ये निकोबार में लोग यूज करते हैं स्पेशली शोम्पेन ट्राइबल, इसको बोलते हैं हम जैकलेट्स। इसमें क्या करते हैं इन लोगों ने जो हट है उसमें बैम्बू का जो स्प्लिट करके उसको पाइप बना के जो हट में जो पानी होता है उसको इस वेल में बहने देते, मतलब ये कन्वे होता है, यहाँ आके ये रुक जाता है। जैसे पेड़ का पानी, बड़ा बड़ा पेड़ का पानी भी जैसे बैम्बू का स्प्लिटर डाल के वो कलेक्ट करके इसमें सेव करते हैं। ये जैकवेल और एक ये क्या दिख रहा है यहाँ नारियल, ये जो नारियल का ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं चौड़ा के लोग। चौड़ा आइलैंड तो पता है ना हम सबको, निकोबार में रहता है। वहाँ क्या होता है, वो आइलैंड का स्थिति ऐसा है कि वहाँ तो मतलब भूगर्भ जल है ही नहीं है, उसका कंडीशन इतना सीरियस है कि आप कहीं भी पहुंच जाइए आपको एक ड्रॉप भूगर्भ जल में नहीं पानी नहीं मिलेगा। और इसका मतलब टोपोग्राफी जैसे स्लोप ऐसा है कि इसमें है ना पानी नहीं रुकता है, बारिश का जो पानी है ना वो बहे के तुरंत मतलब समुद्र में मिलता जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका जो एरिया है ना 10 किलोमीटर स्क्वायर से कम है और यहाँ का पॉपुलेशन है 1500 लोग 10 किलोमीटर स्क्वायर के कम जगह में रहता है और इतना कम जगह की वजह से बारिश रुकता नहीं है, भूगर्भ जल नहीं है,
और इसीलिए ये लोग पानी ऐसे उन लोगों का हाथ में नारियल को ऐसा लगा के पानी पीते हैं, नहीं तो ये जो बगल वाला टेरेसा आइलैंड है वहां से वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। बोलिंग हो रहा है। अभी हम सप्लाई और डिमांड का देख लेते हैं। जैसे ये सब हमारे पास सप्लाई सोर्सेस है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और मेजर डिमांड सेक्टर क्या है, जैसे हम मतलब हमारा घर में जो यूज करते हैं उसके डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, और बाद में जो होता है एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फिशरीज एंड टूरिज्म। और भी सेक्टर से मगर हम इसमें मेजर सेक्टर डिस्कस करेंगे, जैसे एस्टैब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट, ये सब इसी में आ जाता है। ये हमने डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग वाटर का कैलकुलेशन किया है। ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान और निकोबार के लिए। इसमें साउथ अंडमान का अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे ये पॉपुलेशन में ये इतना पानी अवेलेबल है, यहाँ ये जो रेड वाला दिख रहे हैं ना, ये शॉर्टेज है। और कहाँ शॉर्टेज है, अभी ये 2020 ईयर मतलब इस साल पूरा मतलब लास्ट ईयर, इसमें पेरागंज एरिया, बड़ा द्वीप, शहीद द्वीप हादसे में ये जो एस है ना, ये समर सीजन है। नॉर्मल सीजन एम मतलब नॉर्मल सीजन है, मानसून के टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे समर आता है ये तीनों एरियाज में वाटर शॉर्टेज है। तो कहाँ से वाटर आएगा, इतना जो शॉर्टेज है कितना है, 0.91 मिलियन लीटर्स पर डे। एक दिन में मतलब लगभग 1 मिलियन लीटर ये पानी कहाँ से आएगा एक प्लेस पे। और ये हम जैसे है ना 10 साल आगे बढ़ के 2030 के लिए, 2050 के लिए भी कैलकुलेशन किया है। इसमें तो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, जैसे ये रेड मार्क बढ़ रहा है, मतलब शॉर्टेज बढ़ रहा है। तो शॉर्टेज होगा तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, एपीडब्ल्यूडी, टीबीएमसी मिलकर कुछ ऑगमेंटेशन मेजर्स ये प्रपोज किया गया है। अभी ये मतलब कुछ शॉर्ट टर्म मेजर चल रहा है, और इसमें जो मीडियम लॉन्ग टर्म वो अभी शुरू होने वाला है, कुछ अप्रूवल के लिए वेटिंग है। इससे जो 78 मिलियन लीटर्स पर डे का जो ऑगमेंटेशन होता है, उससे हमारा जो शॉर्टेज निकाल सकते हैं, जैसे 2025 तक इन नॉर्थन मिडिल अंडमान के लिए कैलकुलेशन, निकोबार के लिए। जैसे निकोबार में मैंने बोला है चौड़ा के लिए अभी नॉर्मल सीजन में ही शॉर्टेज है। जैसे नॉर्मल सीजन मतलब मानसून के सीजन में, बारिश के सीजन में भी 0.02 मिलियन लीटर पर डे शॉर्टेज है। और यहाँ ये एग्रीकल्चर वाटर डिमांड दिखाया, जैसे हमारा एग्रीकल्चर एरेबल लैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हेक्टेयर। इसके लिए हमें पानी चाहिए 380 मिलियन लीटर क्यूब। हम तो मैक्सिमम बारिश पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम ये फिगर इतना मतलब महंगा नहीं पड़ता है, मगर 380 मिलियन क्यूब बहुत ज्यादा है। और इसमें है ना सिर्फ 10% इरिगेशन करते हैं, 90% रेनफॉल से ही हो जाता है। 10% इरिगेशन होता है मतलब समर में कल्टीवेट करते हैं, मतलब समर में हम इतना कम एरिया कल्टीवेट कर रहे हैं सही में, तो वो एक बात हमें देखना है। ये इरिगेशन पोटेंशियल हमारे पास जैसे 4000 का क्रिएट हुआ है, मगर हमने 2000 तक भी नहीं पहुंच गया। स्ट्रक्चर तो क्रिएट किया गया है इरिगेशन के लिए, मगर हम इतना 2000 हेक्टेयर हम खेती में यूज कर रहे हैं। ये पानी का रिक्वायरमेंट है पशु के लिए, जैसे पशु में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत ये गोट्स है, गोट्स है अंडमान में, और बाद में कैटल, पिग और लास्ट में बफेलो आता है। इसके लिए हमें 37.75 लाख किलोलीटर ऑफ पानी चाहिए। और पोल्ट्री के लिए भी, मुर्गी के लिए भी पानी चाहिए, जैसे उसका मुर्गी को पीने के लिए और उसका मुर्गी का जो शेड है क्लीनिंग करने के लिए, और वो 1.14। ये फिगर्स बहुत कम है, क्योंकि इसमें है ना जो मुर्गी खाने के लिए और गाय पशु खाने के लिए जो हमें फीड मतलब पशु को फीड चाहिए, वो सबसे ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। वो हमने नहीं मतलब इसमें नहीं डाला है, वो डालने से वो फिगर्स और बढ़ जाएंगे। और बाद में फिशरीज आता है। फिशरीज के लिए मतलब फिशरीज में हम क्या, फिशरी पॉन्ड मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए। इसमें जो पॉन्ड में पानी मेंटेन करते हैं, ये पानी है ना, इसमें दो तरीके का लॉस होता है। एक तो बाष्पीभवन के माध्यम से पानी ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो तो लॉस है। और एक ये सीपेज लॉसेस बोलता है, जैसे मिट्टी से, मिट्टी के अंदर से मिट्टी के साइड में पानी लॉसेस होता है।
तो उसके लिए भी पानी चाहिए और फिश के लिए भी फीड चाहिए, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो वो सब पानी लेके ये फिशरी सेक्टर के लिए अंडमान में 2.33 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी चाहिए। और बाद में टूरिस्ट जैसे हमने बताया हमारे अंडमान में टूरिस्ट का शुरू हुआ है 2000 ईयर से। जैसे देख से 2000 से टूरिस्ट का पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। और अभी कोरोना के पहले जैसे 2019 में ये जो पिंक वाला दिख रहा है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट पॉपुलेशन, ब्लू वाला फॉरेन टूरिस्ट पॉपुलेशन, दोनों मिलके लगभग 5 लाख है। हमारे पॉपुलेशन में 4 लाख, टूरिस्ट पॉपुलेशन में 5 लाख। जैसे हम कुछ पानी का प्लानिंग बनाते हैं तो टूरिस्ट का पॉपुलेशन को भी देखना है। और स्पेशली जो टूरिज्म मंथ होता है अंडमान में अक्टूबर टू मई रहता है, उसमें ही समर आया है। अक्टूबर टू मई मतलब उसमें जनवरी टू अप्रैल आ जाता है। और एक तो हमारे लिए पानी कम है और टूरिस्ट के लिए भी हमें पानी का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हमारा जो प्लानिंग है ये प्लानिंग करने के लिए ये देखना पड़ेगा। ये बहुत सारा कारण जो है अभी मैंने बीच बीच में एक एक तो कारण बताया, ये सब रीजन की वजह से हमारा अंडमान में मतलब पानी का अभी तक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। और वो बहुत सारे रीजन ऐसा है नेचुरल रीजन से, मगर हमारी तरफ से हमें भी कुछ करना पड़ेगा, वो हम लास्ट स्लाइड में बताएंगे। एक रूट का फ्रेमवर्क हमको सबके करना पड़ेगा। हमारे घर में ये अगर कितना है जो बारिश का जो पानी हम ऐसे टैंक्स में या दीदी में जो स्टोर करते हो उतना मैक्सिमम 5 से 10 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। मगर ऐसे अभी समर का सीजन ऐसे आया है आपको 1-2 महीने के लिए एक बारिश भी नहीं मिलेगा। तो आपको 30 to 60 डेज कैसे मतलब सपोर्ट होगा अगर आप 3 दिन का 5 दिन का सेविंग करेंगे। तो हमारा जो स्टोरेज करने के लिए स्ट्रक्चर का कैपेसिटी बढ़ाना है। अभी जो पीबीएमसी और एपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में कुछ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कर रहे हैं जैसे ब्लू पाइप प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें क्या किया जाता है जैसे ओल्ड हाउसेस जो रहता है उसमें ये लोग सपोर्ट देते हैं। जैसे आपका अगर कम्युनिटी का वेल रहने से आपको पाइप एक दे सकते हो, लोग पाइप कनेक्ट करके आप कम्युनिटी का वेल में पानी डाल सकते हैं ताकि वो वेल का रिचार्ज होगा और समर के सीजन में आप सबका यूज में आएगा। और जो अभी एक मैंडेटरी भी रखा है बोर्डर में, जो नया जो घर बनाते हैं उसमें मिनिमम 30 डेज स्टोरेज कैपेसिटी का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। और ये रिचार्ज का बेड सिस्टम आपकी खेती के बगल में बहुत सारा नाला तो बहती होंगे। आप अगर आपका बगल में या आपका खेती के कुछ नियर एरिया में ऐसे छिड़िया रहने से आप उसका तुरंत ऐसे एक मतलब कुआं बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है यहाँ पानी रुक जाता है नहीं तो स्लो में चलता है। इसके हिसाब से ये जो सराउंडिंग एरियाज में अच्छा खासा रिचार्ज होता है और आपका इसमें पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। एक इन सिटू कंजर्वेशन मींस आपका खेती में ही आप पानी को कंजर्व करते हैं, आप सब करते होंगे। इसमें एक अगर आप वैली एरिया में रहेंगे तो आप ओपन पॉन्ड बना सकते हैं। जैसे आप 30 मीटर लंबाई चौड़ाई और ये 2 मीटर गहराई बनाने से आप लगभग 10 लाख लीटर का सेविंग कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो इसके स्पेसिफिकेशन से आप 20 लाख कर सकते हैं, अगर इसमें है ना जैसे लाइनिंग नहीं होता है तो आपको 50% लॉस होता है बाष्पीभवन और सीपेज मिलाते, इसीलिए 10 लाख लीटर ही आपका स्टोरेज रहता है। और ये जो लाइन पॉन्ड है ये 6 मीटर 5 मीटर और 1.5 मीटर बनाने से आपका 40,000 लीटर आप सेविंग कर सकते हैं। इसमें जो बाष्पीभवन और सीपेज का लॉसेस नहीं है और ये बनाने के लिए खर्च लगभग 50,000 आ जाता है। इसमें ये लाइन शीट भी बनाना पड़ता है, एक लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन अच्छा क्वालिटी वाला मतलब जीएसए में मिलता है। और एक माइक्रो इरिगेशन है, रिसेंटली हमने मतलब एक फास्ट एस्टिमेशन बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, इसलिए हम वो वाला यहाँ दिखाएंगे। जैसे पानी को सेव किया है आपका खेती में यूज करने के लिए क्या करना है उसको है, जैसे हम बैंक में हमारा पैसे सेव करते हैं उसको देख देख के पैसे निकालते हैं, पानी को ही ऐसे निकाल के जो खेती का है ना रूट के बगल में ही देना है। हमें मिट्टी को पानी देने की जरूरत नहीं, हमें देना है पानी पौधा को। तो वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। और ये जो कास्ट एस्टिमेशन है 1 एकड़ एरिया के लिए, ये हम कॉमनली जो अंडमान में जो कल्टीवेट करता है वो क्रॉप्स
और इसमें ना आपको 75% सब्सिडी मिलता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। आपको कुछ टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। इट इज लास्ट पे अभी ये जो फ्यूचर चैलेंजेस है हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अवेयरनेस बनाना पड़ेगा पानी के बारे में, और बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ईच एंड एवरी घर के लिए बनाना पड़ेगा। लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जैसे कुछ आइलैंड्स में पानी का ज्यादा प्रॉब्लम है तो इंटर आइलैंड जैसे है ना, इंटर बेसिन रिवर ट्रांसफर होता है, वैसे इंटर आइलैंड वाटर का ट्रांसफर होना है। और एक ट्रेडिशनल जो वेल है हमने स्कूल के वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अराउंड 190 वेल्स मोर वेल में बनाया गया है, और उस वेल्स को रिनोवेट करने की जरूरत थी है। और बोरवेल्स जो ये एक्सेसिव बोरवेल कर रहा वो हमें रोकना पड़ेगा, और वो जो इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरवेल वाटर एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे आ रहे थे। नेक्स्ट हमारा हर घर में ये प्रॉब्लम रहता है, हमारा घर का सीवेज सिस्टम ड्रेनेज लाइन में नहीं छोड़ना है। उसकी वजह से हमारा घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है और सारा घर का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, सीवेज सिस्टम को अच्छा खासा आउटलाइन देना पड़ेगा, और रीसाइक्लिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर को प्रमोट करना है। नेक्स्ट माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब करना है। और आइलैंड में जो भी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए, हम क्लाइमेट चेंज का और ड्राफ्ट फ्लड्स का भी मतलब ध्यान में लेके बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं काफी टाइम धन्यवाद डॉक्टर श्रीशा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हम सब लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारी, और हम जैसे जो एकदम मैं तो बाहर से हूँ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव ये सब जानकारी रही। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को भी इसके अनेक पहलू ध्यान में आए होंगे कि पानी का किस प्रकार से उपयोग होता है, उसका अभी की स्थिति क्या है। तो धन्यवाद शीशा जी। अगर इसके बाद में कोई प्रश्न होंगे तो फिर बाद में हम लेंगे उसके पहले। One minute, sir. This is they have put up all the speakers. They have put up some effort. So, as a token of our affection and respect, we would like to give a small memento to Sri sir. Please come. Hey, let me conclude the Gurudwara. Then we'll give it, sir. Huh? Okay. Then Gurudwara is also share his experience. Let me first complete our Sri Varadarajanji's experiences regarding the land and water conservation. और जमीन और पानी के बारे में उन्होंने किस प्रकार से संरक्षण की है उस संदर्भ में उनके अनुभव से बहुत ही थोड़े शब्दों में समय में शेयर करेंगे। थैंक यू सर। सबका नमस्कार। मैं एक फार्मर है, बिडना बात का रहने वाला हूँ। हेलो मैं वरदराजन बिडना बात में रहने वाला हूँ। मैं भी फार्मर हूँ, तो हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने में था। जैसा क्लाइमेट चेंज है हमें ऐसा प्रभाव होता है इस द्वीपों में। कभी अधिक बारिश गिरकर एग्रीकल्चर नाश करता है, कभी बिना बारिश से एग्रीकल्चर खराब हो जाता है, कभी हवा जास्ती आकर जैसा सुपारी नारियल में भी इफेक्ट आता है। तो क्लाइमेट चेंज वजह से द्वीपों में एग्रीकल्चर प्रभाव पड़ती ही है। लेकिन सब्जियां में जैसा बाजी है, जैसा जो मछान की सब्जियां है, इसमें भी अधिक से अधिक बारिश गिर जाता है द्वीप समूह में। जैसे लगातार 6 दिन 7 दिन लगातार बारिश गिर के नाश कर देता है। तो इनको सोच समझ के ही हम करना पड़ता है, जबकि भी लॉस तो होते ही है। लेकिन इसके बीच में भी हम कैसा भी फायदा निकालना है एग्रीकल्चर थ्रू से। जैसे जमाने में था, मेरे फादर के पास नाना के पास 10 एकड़ जमीन था, मेरे फादर के पास 5 एकड़ हो गया, अभी हमारे पास 1 एकड़ से कम जमीन है। तो जमीन छोटा हो गया, आमदनी बढ़ाना है, इसके लिए नए
टेक्निक से गवर्नमेंट का ऑफिसर्स भी शायद के थ्रू से भी एग्रीकल्चर तरफ से भी हमेशा हम लोग गाँव में मीटिंग करते हैं कैसा करना है। जैसे अंडमान में थोड़ा जगह में अच्छा एग्रीकल्चर लाभकारी एग्रीकल्चर कैसा करना वो करना है। जैसा बाजी है, पालक बाजी है, तो थोड़ा जगह में कर सकता है, इसलिए जो फार्मर है अधिक लाभ हो सकता है। धनिया तो मेलन से आता है, ड्रमस्टिक इवन ड्रमस्टिक भी मेलन से आता है, टमाटर भी मेलन से भी आता है, फूल को भी मेलन से आता है, बस उसके यहाँ में भी शुल्क होता है। तो इस तरह थोड़ा जगह में अधिक से अधिक लाभ उठाना है, वो तरीके से करने से बहुत अच्छा रहेगा। इस चांस के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। कम जगह में किस प्रकार से उसका अधिक उपयोग करना चाहिए, इस संदर्भ में आपने बताया है। जो डॉक्टर चाकूरकर जी के भी कहने में वो बात आ रही थी, तो जमीन और पानी दोनों का भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। ये दोनों भी जब तक नहीं एकत्रित आते हैं तब तक जीवन नहीं चल सकता। मिट्टी अलग रहेगी और पानी अलग रहेगा तो जीवन पनपता नहीं है। लोग कीचड़ से डरते हैं, मगर कीचड़ में ही जीवन पैदा होगा, क्योंकि जमीन में जब तक पानी नहीं जाएगा तो पौधों को भी जो पोषण होना है वो होगा नहीं, वो तो पानी के साथ में ही होगा। हाँ, पानी कितना होना चाहिए ये बात अलग है, मगर पानी की आवश्यकता रहती है। ये सब करते समय दो बातों का निश्चित रूप से हमको उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इन सब बातों से हमारा भूमि का सुपोषण होना चाहिए। ये हमारे भूमि का सुपोषण, जो भी हम फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे, जो भी हम यहाँ खेती करने की पद्धति करेंगे, तो इससे हमारा भूमि का सुपोषण होना चाहिए। जमीन में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो भी वो जमीन हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहती है, जिसमें से जिस प्रकार की हम खेती करना चाहते हैं वो नहीं रहती है। क्या वो पूरी तरह से अगर सूखी हो जाएगी तो भी उसका लाभ होता नहीं है। तो यानी इन दोनों का इस प्रकार का एक संतुलन हमको बिठाने की आवश्यकता है, और ये संतुलन बिठाते हुए हमको अपनी खेती करनी है, और वो खेती करते हुए इस संतुलन को बिठाते हुए अधिक से अधिक उत्पादन भी लेना है, अधिक उत्पादन भी लेना है, और जमीन को उर्वरक भी बना के रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां के हाथ में हम अच्छी जमीन दे सकेंगे। अभी डॉक्टर AK सिंह जब बोल रहे थे अपने हॉर्टिकल्चर के DG सर, तो उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार की जमीन कोई इस प्रकार की जमीन नहीं है कि मेन लैंड में जिस प्रकार से बहुत ही उपजाऊ जमीन मिलती है। ये बात सही है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स है और इस प्रकार की सब बातें जो आई है, तो इसके कारण यहाँ की जमीन उस प्रकार की नहीं है कि जिस प्रकार से मेन लैंड में हमको गंगा के मैदान में मिलेगी या अन्य जगह पर मिलेगी। तो जो जमीन हमको मिली है प्रकृति से, इस प्रकृति से मिली हुई जमीन को हमको और उर्वरा बनाते हुए आगे बढ़ना है। मेन लैंड के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, मुख्य भूमि के संदर्भ में, तो अंडमान निकोबार के बारे में हमारे यहाँ केमिकल का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा है, तो इन सब का फायदा निश्चित रूप से हमको यहाँ मिला हुआ है कि हमारे यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण अभी भी अच्छा है। मुझे एग्जैक्टली फिगर तो मालूम नहीं है, मगर मोर देन 1% ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ के जमीन में होगा, जो कि अगर मेन लैंड में जाकर देखते हैं तो वो 0.3 0.4 तक आ चुका है। तो ये बहुत ही डिग्रेडेशन उधर हुआ है। तो हमारे लिए अभी भी ये बहुत प्लस पॉइंट है कि जिसका हम योग्य प्रकार का लाभ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब करते समय रिसाइकलिंग ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इन सब चीजों में है। तो ये रिसाइकलिंग के दृष्टि से अगर हम काम करते हैं तो जो जमीन का, भूमि का सुपोषण करते हुए और पानी का भी योग्य प्रकार से रिसाइकलिंग करते हैं। तो चेरापूंजी में भी ऐसा कहा जाता है कि चेरापूंजी में अपने भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जब समर सीजन आता है तो लोग सर पर बर्तन लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ये स्थिति भी
थोड़ी बहुत प्रमाण में डॉक्टर श्रीशाल ने हमारे सामने रखी है। तो इसके लिए भी हमको उस प्रकार से अपने पानी के पुनर्चक्रीकरण की दृष्टि से विचार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो बात अंतिम में वरदराज जी ने कही वो अनुभव के आधार पर है कि जमीन अभी कम होते जा रही है, और ऐसे जमीन कम होती है तो उसमें से जैसे डॉक्टर चाकुरकर जी ने हमको बताया कि साल भर में किसान की आय होती है, इस प्रकार की उसको फसलों की रचना करनी चाहिए। आज सुबह हम यहाँ का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का देखने गए थे। शायद डॉक्टर स्वर्णम जी बता रही थी। तो 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया और हम सब लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार से केवल 1 हेक्टेयर का ही वो खेत है, जमीन है, मगर वो अभी 6-7 साल में ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रयोग हमको अपने अपने क्षेत्र के दृष्टि से करके देखने पड़ेंगे। जमीन और पानी इन दोनों का भी संतुलन बनाकर हमारा भी जीवन अच्छे प्रकार से चले, इस दृष्टि से हमको प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस सेशन में डॉक्टर चाकुरकर जी, डॉक्टर श्रीशाल जी और वरदराज इन लोगों ने हम सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से विषयों के बारे में समझाया। इसलिए मैं हम सब लोगों के ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और बिल्कुल को कहता हूँ कि आगे की कार्रवाई और चलाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। तो आपने अच्छी तरह से एक सेशन को हैंडल किया था, वेरी शॉर्ट बट वेरी इंफॉर्मेटिव। तो किसान भाई बहन का भी है। अभी हम लंच के लिए अब जाएंगे, तो गेस्ट हाउस में हम लोग को मदद करता है। तो उसके पहले हमने यस सर मैं रिक्वेस्ट दिनेश जी टू गिव अवर टोकन ऑफ affection to Sriza, a small memento for giving a very nice presentation and making all effort to prepare the slide. Thank you, sir. Also request Varadarajan to come for sharing his experience, and he is also with us. Banamadi ji. बच्चों मतलब come. So they are our ambassador of taking our information. वो अच्छा था। पोजीशन कौन से किया है? पोजीशन कहाँ से किया है? कौन से इंग्लिश सब्जेक्ट? तमिल तो सर बच्चों मतलब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हम लंच ब्रेक लेंगे, फिर लंच करके फिर दोबारा हम लोग यहाँ आएंगे ताकि तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो हमारे साथ एक्सपीरियंस फार्मर्स भी है, अभी जो भी किसान नाथ में आए हैं तो अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करें साथ में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच सबको, धन्यवाद।